चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट इसका मतलब कहलाता है कि हर लाइफ या हर लिविंग थिंग का बेसिक एलिमेंट कौन सा है या बेसिक चीज़ कौन सी है उसके लिए। बराबर कि हर लिविंग थिंग या हर किसी की लाइफ बेसिक वो किससे चलती है, उसे हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर इसे वन वर्ड में कहें ना तो ऐसे कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो सेल कहलाता है। हर लिविंग थिंग वो बेसिकली सेल से बनी हुई होती है। सेल से कैसे, तो उसे एक एग्जांपल से समझें। बराबर, यहाँ पर एक कंपैरिजन की है मैंने, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है ना, कोई भी बिल्डिंग होती है उसके अंदर देखें ना तो बिल्डिंग कैसे बनती है, तो अलग अलग रूम से, अलग अलग रूम या अलग अलग कंपार्टमेंट हो तो उनसे जो है वो पूरी बिल्डिंग बनेगी। वो रूम अगर कहें तो रूम जो है वो किससे बनता है, तो वो अलग अलग वॉल से, ठीक है ना। 4 दीवारें मिलकर एक बड़ा सा रूम बनेगा। और वो दीवारें किससे बनती है, तो वो दीवारें बनती है ब्रिक से, माने एक एक ईंट से। तो मतलब कोई भी बिल्डिंग का, समझना बेटा, कि कोई भी बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट वो क्या कहलाया, ब्रिक कहलाया। बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट, जो चैप्टर का नाम है ना फंडामेंटल यूनिट, वो हम लोग ये कहते हैं कि बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट कौन सा हुआ, ब्रिक। मतलब शुरुआत ब्रिक से होती है, एक ईंट से, बहुत सारी ईंटें मिलाकर तो वो वॉल बनेगी, दीवार बनेगी। फिर काफ़ी दीवार बनाकर वो रूम, बराबर, और काफ़ी सारे रूम मिलकर वो बिल्डिंग बनती है। बनता है ना ऐसा। अगर यही सिचुएशन हम दूसरी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में अगर कहें तो वो भी ऐसे ही होते हैं। कोई भी नॉन लिविंग थिंग या मैटर या कहो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, उस एलिमेंट के अंदर अगर देखा जाए ना तो हर एक एलिमेंट वो छोटे छोटे कंपाउंड से बनता है। वो कोई ना कोई कंपाउंड से बनता है। वो हर एक कंपाउंड वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और हर मॉलिक्यूल वो कोई ना कोई छोटे एटम से बना हुआ होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज़ हो ना, तो उसका फंडामेंटल यूनिट या उसका बेसिक यूनिट आता है एटम। हर थिंग वो छोटे से छोटे एटम से होती है ना, एटम से छोटा फिर और कुछ भी नहीं। बराबर है ना। एटम के अंदर फिर होते हैं, जो अब आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में भी आता था कि एटम के अंदर होते हैं फिर वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेसिक एटम कहलाया ना, सबसे छोटा एटम। एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। ऐसा होता है ना ये। बरोबर, मतलब अगर फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग कहा जाए ना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग का फंडामेंटल यूनिट, तो उसे हम लोग एटम कहते हैं। तो अब ऐसे ही कोई भी लिविंग थिंग के बारे में कहा जाए तो वो लिविंग थिंग में मेनली, जैसे कहो कि भाई जैसे पूरी बॉडी होती है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी, बॉडी बनती है अलग अलग ऑर्गेन्स से। बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ये हाथ, पैर, मुंह, पेट, ये सब अलग अलग ऑर्गेन्स। वो ऑर्गेन्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे टिश्यूज। वो ऑर्गेन्स किससे बनते हैं, टिश्यूज से बनते हैं। और वो टिश्यू किससे बनता है, तो सेल से बनता है। इसीलिए कहते हैं जो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हर लिविंग थिंग का फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट कौन सा है, सेल। हर लिविंग थिंग बेसिक वो सेल से बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलकर ही टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू बनकर ही मिलकर वो ऑर्गेन्स बनते हैं, और काफ़ी ऑर्गेन्स मिलकर फिर वो पूरी बॉडी बनती है। तो इसलिए ये जो लास्ट में आता है ना, ये फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। कि शुरुआत किससे, फंडामेंटल का मतलब ही होता है कि भाई बेसिक, शुरुआत किससे की जाए उसे फंडामेंटल कहेंगे। हर चीज़ का कोई ना कोई फंडामेंटल यूनिट तो होता ही है ना, बराबर ना। तो उसी तरह से हर लिविंग थिंग का फंडामेंटल यूनिट वो कौन सा कहलाया, तो सेल कहलाया। ओके, तो हमें इस चैप्टर में इस सेल के बारे में समझना है। अब इमेजिन करो कि ये सेल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हमें वो नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं देता। आप जो है वो अपने हाथ को देखो, अभी अगर अपने हाथ को देखो तो ये आपको सिर्फ एक ऑर्गन दिखाई देगा। हाथ के अंदर अलग अलग टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ भी दिखाई देता है,
नहीं ना, हमें तो सिर्फ ऊपर की स्किन दिखाई देती है ना हाथ में, बरोबर। उसके अंदर के टिश्यूज भी हमें दिखाई नहीं देते, वो भी इतने छोटे होते हैं। तो इमेजिन करो टिश्यूज के अंदर भी होते हैं सेल, वो कितने छोटे होंगे। इसे स्पेशल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि नॉर्मल आंखों से और नेकेड आई से हम लोग उसे नहीं देख पाते। तो जब इतना छोटा सा ये सेल है हर लिविंग थिंग की बॉडी में, भले वो कोई भी लिविंग थिंग हो, हम ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, इवन प्लांट्स और ट्रीज, वो भी तो लिविंग थिंग होते हैं ना। तो कोई भी लिविंग थिंग हो, हर लिविंग थिंग के अंदर ये फंडामेंटल यूनिट सेल होता ही है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इतना छोटा जो सेल है जो नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं देता, तो इस सेल के बारे में पता कैसे चला कि हमारी बॉडी के अंदर इतने छोटे छोटे सेल आए हुए हैं, या किसने फाइंड किया सबसे पहले ये। तो इसके बारे में जाने, सबसे पहला टॉपिक हम लोग चैप्टर का देखें। तो चैप्टर का पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में। कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, नाम याद रखना बेटा, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सबसे पहले एक कॉर्क की स्लाइस, कॉर्क जो है वो एक तरह का ट्री आता है, एक तरह का वुड आता है, जैसे आपको फोटो में दिया हुआ है, इसकी स्लाइस, इसका एक टुकड़ा लेकर उसे माइक्रोस्कोप से चेक किया। पहली बार कोई लिविंग थिंग को वो माइक्रोस्कोप से चेक किया गया, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग को इससे पहले फाइंड किया गया था। वो नॉन लिविंग थिंग का तो सबसे बेसिक यूनिट एटम आता है ना, याद है ना, हमने 8th स्टैंडर्ड में भी उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन लिविंग थिंग को सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप से चेक किया गया 1665 में। तो 1665 में जब चेक किया गया ना इस कॉर्क को, इस लकड़े को, तो उसमें फिर अंदर का स्ट्रक्चर एक हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दिया। ये आपको दूसरे फोटो में दिया हुआ है, जैसे एक हनी कॉम्ब की तरह, हनी कॉम्ब मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया, लग रहा है ना ऐसा। और उसको अगर देखा ना, उसके अंदर जो देखा ना, तो हर एक में छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं। आपको भी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट दिए हुए हैं ना, बराबर। ये जो स्क्वायर पार्ट है ना, इसी को देखकर ही रॉबर्ट हुक ने ही इसको नाम दिया सेल। कोई भी लिविंग थिंग के अंदर जो ये छोटे छोटे पार्ट्स आए हुए होते हैं उसे नाम दिया गया सेल। सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम, बराबर। इसी वजह से तो पता है, जस्ट बता रहा हूँ आपको कि इसी वजह से जब जेल में जो है वो कोई कैदियों को बंद किया जाता है ना, तो वो भी उसे सेल कहा जाता है। सेल मतलब एक छोटा सा रूम। तो यहाँ पर भी ये हनी कॉम्ब की तरह छोटे छोटे रूम यहाँ पर बने हुए थे, इसी वजह से रॉबर्ट हुक ने ही इसका नाम दिया सेल, बराबर। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी सेल की। और उसके बाद अगर एक लिविंग थिंग में ये सेल था, तो फिर तो अगर एक को चेक किया गया तो माइक्रोस्कोप से फिर तो दूसरे लिविंग थिंग को भी तो चेक किया जा सकता है ना, बराबर ना। और यहाँ से हमारी बायोलॉजी में बहुत बड़े चेंजेस आने लगे, नई नई चीज़ें ढूंढी जाने लगी, नई नई बातें पता चली हमें, हमारी बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पता चली। और उसके बाद तो अलग अलग लिविंग थिंग को इस तरह से जो है वो ये चेक किया गया, माइक्रोस्कोप से चेक किया गया। जैसे कि उसके बाद सबसे पहले उसके बाद चेक किया गया जैसे ऑनियन सेल। ये आपको ये जो फोटो दिया हुआ है ये ऑनियन सेल का है। एक ऑनियन की पील को, मतलब उसके एक छिलके को अगर जो है वो ध्यान से माइक्रोस्कोप से देखा जाए ना, तो उसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और जैसे आप फोटो में देख रहे हो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये जो हर एक बॉक्स है ना, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा हर एक पार्ट दिखाई देता है, ये हर एक पार्ट वो सेल कहलाता है। ये हर एक छोटा छोटा पार्ट वो क्या कहलाता है, सेल। और ऐसे बहुत सारे सेल मिलकर, जैसे आपको भी इस फोटो में ये बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ जॉइंट है ना, सब सेल एक दूसरे के साथ जॉइंट है ना, तो ये बहुत सारे सेल मिलकर ही टिश्यूज बनते हैं। जो आगे हमने देखा ना, सेल मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, बरोबर। तो फिर वो कोई भी लिविंग थिंग क्यों ना हो, जैसे यहाँ पर ये ऑनियन के पील का लिया हुआ है, यहाँ पर ये कॉर्क ट्री का लिया हुआ है, तो ये फोटो भी जो है उसमें भी ये जो छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट है ना, ये जो स्क्वायर पार्ट्स हैं,
इसे सेल कहेंगे, जो एकदम छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्क्वायर पार्ट मिलकर ये जो पूरा बना, इसे कहेंगे हम लोग टिश्यूज, है ना। ये पूरा टिश्यू मिलेगा। इसका मतलब सेल पर से पहली दो बेसिक चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। पहली दो बेसिक चीज़ें जान सकते हैं कि पहली बात तो ये कि कोई भी लिविंग थिंग के अंदर जो सेल होता है ना, वो सेल का स्ट्रक्चर वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब वो सेल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे कि देखो, ये सेल आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है, लग रहा है ना। ये सेल जैसे आपको रेक्टेंगुलर शेप का अगर दिखाई दे रहा है, तो बाकी के सेल भी तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप के ही है ना, भले छोटे बड़े रेक्टेंगुलर शेप के ही ना। जैसे इसमें ये वाली ड्राइंग में, तो इसमें एक छोटे छोटे स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सेल लग रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्क्वायर, तो बाकी सब भी तो देखो, तो हर एक भी ये छोटे छोटे स्क्वायर शेप में ही है ना। मतलब कोई भी लिविंग थिंग के अंदर जो सेल आए हुए होते हैं ना, उनका शेप ऑलमोस्ट सेम होता है। सेम टाइप के अगर सेल्स हो तो शेप भी सेम ही होगा। और दूसरा कि ये सेल सब एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। इसमें देखो, इस फोटो में, कि ये फोटो में हर एक सेल जो है ऑनियन सेल में, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना सेल के, सब अलग अलग थोड़ी हैं। यहाँ पर भी ये सब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं, है ना। इसमें या इसमें देखो, तो सब सेल एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, बराबर। तो सेल के बारे में जैसे ये जाना ना, ये तो नॉर्मल दो। और उसके बाद तो फिर बहुत सारी बातें बायोलॉजी में पता चली। जैसे कि जब सेल के बारे में फाइंड किया ना, तो उसके बाद माइक्रोस्कोप से ऐसी भी चीज़ें पता चली कि दुनिया में ऐसे भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल जितने बने हुए हैं, एक सेल जितने छोटे हैं। और उसी पर से जो है वो फिर वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं ना, उन्हें फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जो नाम रखा गया यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब ही होता है सिंगल, और सेल्युलर मतलब सेल का बना हुआ। जो सिंगल सेल का बना हुआ हो, एक ही सेल का बना हुआ हो, तो उसे यूनिसेल्युलर कहते हैं। पता है, यूनिसेल्युलर मीन्स जो एक सेल का बना हुआ हो। मतलब पहले नहीं पता था कि दुनिया में जो है वो ऐसे छोटे छोटे एक एक सेल जितने छोटे भी जो है वो एनिमल्स आए हुए हैं। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से सेल के बारे में स्टडी करने लगे ना, तब ऐसे एनिमल्स के बारे में भी पता चला, जिनमें से यूनिसेल्युलर कुछ एनिमल्स हैं जो अमीबा होते हैं। अमीबा, इसके बारे में सबने सुना होगा, है ना। अमीबा ये यूनिसेल्युलर होता है, सिर्फ एक सेल जितना छोटा। इमेजिन कर रहे हो, एक सेल जितना छोटा, मतलब जो आप आँख से भी ना देख पाओ। या दूसरी एक इमेजिनेशन जो मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी, कि एक इमेजिनेशन करो कि सपोज आप जो है वो 1 मीटर जितनी दूरी लो। 1 मीटर जितना आप अंदाजे से अपने हाथ से ले सकते हो ना, 1 मीटर। उस 1 मीटर दूरी को अगर आप जो है वो करीबन 100 करोड़ जितने छोटे छोटे टुकड़े कर दो। 1 मीटर, ये तो मैंने तो ये बहुत बड़े कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप जो है वो हाथ में 1 मीटर जितनी दूरी लो, बराबर। 1 मीटर जैसे आप हाथ से मापते हो, और उसके 100 करोड़ टुकड़े करो। कितने पीसेस? 100 करोड़ पीसेस कर दो। तो इमेजिन करो एक पीस कितना छोटा होगा, बराबर। आप पतंग की डोरी आती है, उसके 100 करोड़ अगर टुकड़े कर दो तो एक पीस कितना छोटा होगा। ये सेल उतने ही छोटे होते हैं। अमीबा जैसे सेल्स या ये जो दूसरे सेल्स हैं वो सब उतने ही छोटे होते हैं, बराबर। तो इमेजिन कर सकते हो सिर्फ कि वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई भी ना दे, इसलिए तो उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल्स, जिनमें अमीबा है, पैरामीशियम होता है जो एक स्लीपर जैसे शेप का है, पैरों का जैसे स्लीपर आता है, चप्पल आता है, उसके शेप का ये पैरामीशियम होता है। या फिर कुछ बैक्टीरियाज, यीस्ट, ठीक है। ये सब कौन कहलाते हैं? यूनिसेल्युलर कहलाते हैं, एक सेल के बने हुए। और दूसरे सब आते हैं, वो आते हैं मल्टी सेल्युलर। मल्टी का मतलब ये होता है ना एक से ज़्यादा, जो एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हो।
जिसमें मल्टी सेलुलर में बाकी सब तरह के एनिमल्स आ गए, जिसमें फिशेज, जो आप फोटो में देख रहे हो, फिशेज, कुछ छोटे फ्लाइज, बर्ड्स, फ्लावर्स, बराबर, हम ह्यूमंस, ये सब वो कौन आते हैं, मल्टी सेलुलर। क्योंकि एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं इसमें, एक सेल से नहीं, और पूरी बॉडी में एक जैसे सेल्स नहीं होते, पूरी बॉडी में भी अलग अलग सेल्स होते हैं। जैसे बाकी सब एनिमल्स के बारे में तो चलो ठीक है, हम अगर ह्यूमंस के बारे में समझें तो जो ह्यूमन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अगर देखो तो एक तरह के सेल्स नहीं, बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे कि ब्लड सेल्स अलग, ब्लड सेल के अंदर भी फिर दूसरे सेल्स होते हैं, आपने वो नाम सुने होंगे, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, बराबर। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। फिर या तो फिर कुछ मसल सेल्स होते हैं, कुछ बोन सेल होते हैं, कुछ स्पर्म सेल, कुछ फैट सेल, कुछ नर्व सेल जो हमारे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं, कुछ ओव्यूम सेल। तो ऐसे अलग अलग तरह के सेल्स हमारी बॉडी में आए हुए होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये सब सेल्स अलग, जैसे ब्लड सेल्स और मसल सेल्स, ये दोनों सेल्स अलग अलग होते हैं। लेकिन जितने भी मसल सेल्स होते हैं ना, वो सब मसल सेल का शेप एक जैसा होता है। ब्लड सेल्स जितने भी होंगे ना, वो सब ब्लड सेल्स का शेप एक जैसा होगा। नर्व सेल जैसे भी होंगे ना, वो सब नर्व सेल का शेप एक जैसा होगा। तो सब सेल वो होते सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन जो दूसरे सेल्स होंगे उनसे वो अलग होते हैं, बराबर। और इसकी वजह से ही हमारी बॉडी के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। अब समझो कि ये जो सेल्स होते हैं ना, वो सब सेल्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे नर्व सेल हुआ तो नर्व सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। उसी फंक्शन की वजह से बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर वो नर्व टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नर्व टिश्यूज। और बहुत सारे नर्व टिश्यूज मिलकर वो बनता है नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का ब्रेन का सिस्टम, कि जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी वो खुद का मैनेजमेंट कर पाती है। सही बात है ना। तो उसका अगर फंडामेंटल और बेसिक यूनिट देखें ना, तो वो आता है नर्व सेल। इसकी वजह से ही हमारी पूरी बॉडी वो फंक्शन कर पाती है, खुद को चला पाती है, इस नर्व सेल की वजह से। तो हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है ना। ब्लड सेल्स के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपको ध्यान होगा कि वाइट ब्लड सेल्स वो हमें बीमारियों से बचाता है। अगर बाहर से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया इस बॉडी में आ जाए तो वाइट ब्लड सेल्स उसे ख़त्म कर देता है। तो ये उसका वर्क है ना। हर सेल का अलग अलग वर्क होता है, और यही सब सेल जब साथ में वर्क करते हैं ना, तो हमारी बॉडी चलती है। हम ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है, प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, एनिमल्स में, बर्ड्स में, उनमें भी वैसा ही होता है। हर सेल का जो पर्टिकुलर वर्क है, उसी फंक्शन की वजह से ही फिर वो पूरी बॉडी चल पाती है। अरे ये बात समझ में, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन देखें तो आता है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। मतलब हर एक छोटा सा सेल वो किससे बना हुआ होता है। अब सेल कितना छोटा होता है वो अंदाजा लगाया ना आपने, कि अगर 1 करोड़ जो है वो 1 मीटर के 1 करोड़ टुकड़े कर दो तो इतना छोटा सा पार्ट वो एक सेल जितना होता है। तो ये छोटा सा सेल वो किससे बना हुआ है। तो इस छोटे के सेल के अंदर भी, छोटे से सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई हुई होती हैं। हाँ, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, छोटे से सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जनरली अगर कहो तो जो भी सेल्स होता है ना, उन सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल के सेल्स कुछ अलग होते हैं और प्लांट सेल्स अलग होते हैं। तो हमने आगे भी देखा ना, हर सेल का शेप तो अलग अलग होता ही है, बराबर। लेकिन इन सेल में, कोई भी सेल में कौन कौन से ऑर्गेन्स मेन होते हैं। तो सेल के अंदर जो मेन ऑर्गेन्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहला आता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला कौन सा आता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये सेल के बाहर की लेयर, जो आपको ये जो ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर जो आपको ये ब्लैक कलर की पट्टी पूरी दिखाई दे रही है यहाँ अंदर तक जाते हुए, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब बाहर की लेयर कहलाई, ठीक है, जो इस सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। समझ रहे हो, सेल मेम्ब्रेन ये बाहर का मेन लेयर। उसके बाद आता है सेल वॉल।
सेल वॉल। सेल वॉल मतलब सेल की दीवार। अब सेल वॉल के बारे में ऐसे बात समझो कि जो एनिमल सेल होते हैं ना उसमें सेल वॉल होती नहीं है। ध्यान से समझना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जबकि सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल में वो सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होती है। वॉल मतलब तो दीवार, वो तो समझ में आ रहा है कि प्लांट सेल में जो बाहर की थिक लेयर होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। अब इसमें भी जो ये पूरी बाहर की ये बॉर्डर देख रहे हो, ये जो थिक ग्रीन कलर की बॉर्डर, ये जो है वो सेल वॉल कहलाई। और इस सेल वॉल के अंदर की जो बॉर्डर है, अंदर की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ रहे हो, प्लांट सेल में दोनों होते हैं, ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, बराबर है ना। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब समझो कि उस सेल का हार्ट कहलाया, उस सेल का दिल, उस सेल का जो है वो बिल्कुल सेंटर में आया हुआ पार्ट, कि जिससे पूरा सेल जिंदा रह पाता है। एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी में कैसे हार्ट होता है, तो हार्ट अगर जो है वो बंद पड़ जाए मतलब पूरी बॉडी खत्म। उसी तरह से एक छोटे से सेल के अंदर, वो भी हमारी बॉडी के अंदर ही है, लेकिन उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस वो हार्ट की तरह काम करता है। ये छोटा सा न्यूक्लियस अगर ये खत्म हो जाए या ये बंद हो जाए तो मतलब पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, बराबर, पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस वो सेल का सबसे मेन पार्ट कहलाता है। आपको जैसे ये यहाँ ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये है ना पिंक कलर का, बराबर, इसे हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। उसी तरह से ये प्लांट सेल में भी होता है। न्यूक्लियस की प्लेस भले अलग अलग हो, जैसे इसमें न्यूक्लियस यहाँ पर है, ये पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, तो उसकी स्पेस भले कहीं पर भी हो, लेकिन ये न्यूक्लियस वो पूरे सेल को संभालता है, बराबर। और सेल का आखिरी ऑर्गन, आखिरी पार्ट आता है, वो आता है साइटोप्लाज्म। कौन सा पार्ट? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या, देखो जैसे कि मेन ये दो हुए ना, एक सेल मेम्ब्रेन ये बाहर की लेयर, दूसरा न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस, ठीक है, जो बीच का ये सर्कुलर पार्ट। तो देखो ये बाहर की लेयर इतनी हुई, बीच का सर्कुलर पार्ट हुआ, तो बाकी का जो ये जो येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, पूरा बाकी का जो येलो कलर का पार्ट जो पूरा लिक्विड से बना हुआ होता है, इस बाकी के पूरे पार्ट को वो हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म, बराबर। उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। जैसे इसमें भी ये जैसे पिंक कलर का वो समझो न्यूक्लियस आया, ये बाहर का ग्रीन कलर की बॉर्डर वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहलाई, और बाकी का जो पूरा ये ग्रीन कलर का है ना वो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड से बना हुआ, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो पूरे सेल का 90% हिस्सा रोक लेता है, पूरे सेल का 90% हिस्सा वो साइटोप्लाज्म रोक लेता है। मतलब देखो एक छोटी सी ड्राइंग अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ना, तो समझो सेल अगर ये सर्कल जैसा हो, अगर एक सेल का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन अगर ये सेल सर्कल जैसा हो, तो ये जो बाहर का पूरा सर्कल, ये जो पूरी बॉर्डर हुई, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। उसके बिल्कुल बीच में आया हुआ जो पार्ट कहलाया मेन पार्ट, उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस, सेल के अंदर। और उस न्यूक्लियस के अलावा जितनी भी जगह बची ना बाहर, वो पूरी जगह लिक्विड से बनी हुई होती है, पानी से बनी हुई, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में ही वो सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स आए हुए होते हैं। अब जैसे ये येलो कलर का पार्ट, तो उसके अंदर भी अलग अलग डिज़ाइन जैसे आप देख रहे हो, ये एक्चुअली डिज़ाइन नहीं है, सेल के अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, इन सब का फंक्शन होता है पर्टिकुलर, बराबर। तो हमारी बॉडी के जैसे ऑर्गेन्स होते हैं ना, हाथ पैर वगैरह सब अलग अलग काम करते हैं, वैसे हमारी बॉडी के अंदर एक छोटे से सेल में भी ये सब ऑर्गेन्स होते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, बराबर ना। ये सब आए हुए होते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब ऑर्गेन्स होते हैं जो काम करते हैं। प्लांट सेल में भी ये जो ग्रीन कलर के अंदर ये सब जो कुछ ग्रीन, कुछ ऑरेंज, कुछ रेड कलर के ये सब पार्ट्स हैं, ये सब कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेन्स, जो अलग अलग सेल के फंक्शंस करते हैं,
जो फंक्शंस हम लोग समझेंगे डिटेल में, ये सब इन सब का क्या काम है, इवन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इनका क्या काम है वो भी हम लोग समझेंगे। तो एक ही मेन पॉइंट था अभी कि हमारा ये सेल किससे बना हुआ है। तो हमारा ये छोटा सा सेल वो मेनली 3 पार्ट से, 3 ऑर्गन से बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन, उसके बिल्कुल बीच में आया हुआ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास की पूरी लिक्विड जगह जो 90% जगह हो जाती है उसकी, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। बराबर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर फिर ये अलग अलग सब ऑर्गन्स हुए, ठीक है ना। और तो इमेजिन करो हमारी बॉडी, उस बॉडी के अंदर जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स, उसके अंदर टिश्यूज, उसके अंदर भी सेल आए हुए होते हैं, और उस सेल के अंदर भी ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और अलग अलग ऑर्गन्स आए हुए होते हैं। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स होता है, अंदर ही अंदर कितने सारे सेल के अंदर भी ये सब ऑर्गन्स आए हुए होते हैं, ठीक है। तो आज तो जैसे ये इमेजिनेशन की, आज तो जैसे ये समझा, कल इन सब ऑर्गन्स के पर्टिकुलर फंक्शन समझेंगे, ठीक है ना। तो इन ऑर्गन्स के फंक्शंस वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।